गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं औद्योगिक समाजशास्त्र एमए फाइनल का पेपर, जिसमें हम पढ़ेंगे कार्य उत्पादन पर प्रभाव डालने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्क प्रोडक्शन। यानी किस तरह से जो उत्पादन है उस पर कुछ कारक प्रभाव डालते हैं और इनका उत्पादन पर किस तरह का प्रभाव होता है। आज हम इस पर चर्चा करेंगे। तो कार्य उत्पादन के संबंध में किए गए विभिन्न अध्ययनों एवं प्रयोगों ने विभिन्न ऐसे कारकों को स्पष्ट किया है जिनका की प्रभाव कार्य के उत्पादन पर पड़ता है। कुछ कारक कार्य उत्पादन में वृद्धि करते हैं तो कुछ कारक कार्य उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। कार्य उत्पादन को प्रभावित करने वाले जो विभिन्न कारक हैं उसे हमने मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया है। पहला है व्यक्तिगत कारक, दूसरा है पर्यावरणिक कारक और तीसरा है सामाजिक कारक। आज हम व्यक्तिगत कारक पर चर्चा करेंगे। व्यक्तिगत कारक वे कारक हैं जो कि कार्य करने वाले व्यक्ति में पाए जाते हैं। यानी जो व्यक्ति कार्य करता है उसमें जो कारक पाए जाते हैं वे व्यक्तिगत कारक हैं। ये कार्य करने वाले की व्यक्तिगत मानसिक और शारीरिक स्थिति से संबंधित होते हैं, इसलिए इन्हें हम 2 भागों में विभाजित करके देखेंगे। इसमें पहला भाग है मनोवैज्ञानिक कारक। मनोवैज्ञानिक कारक में कार्य उत्पादन को प्रभावित करने वाले ऐसे कारक जो कार्यकर्ता की मन स्थिति से संबंधित होते हैं वे कहलाते हैं मनोवैज्ञानिक कारक। ये कारक इस तरह से हैं। फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं रुचि। यानी यदि कार्य करने में या कार्य में व्यक्ति अगर रुचि नहीं लेता तो वह थकान कम अनुभव करता है। यानी अगर रुचि लेगा तो वो थकान कम अनुभव करता है तथा कार्य में कष्ट के स्थान पर उसे आनंद की अनुभूति होती है, जिससे कार्य का उत्पादन बढ़ता है। इसके विपरीत अगर हम देखें कि रुचि ना होने पर कार्य में अगर कार्य करता है तो उसका मन कम लगता है, और अगर मन कम लगेगा तो नेचुरल है कि जो उत्पादन है वो भी कम होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं प्रेरणा। प्रेरणा यानी कार्य करने वाले को प्रेरणा मिलने पर वो अधिक कार्य करता है तथा प्रेरणा के अभाव में कम उत्पादन होता है। प्रेरणा एक ऐसा कारक है जो कार्य करने वाले को थकान अनुभव होने पर भी अधिक लगन से कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करता है। यानी कार्यकर्ता कब तथा किस प्रकार से प्रेरणा प्राप्त करता है ये उसकी मन स्थिति के अनुसार होता है। ये प्रेरणाएं वित्तीय या अवित्तीय हो सकती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कार्य उत्पादन पर प्रभावित करने वाले कारक में पुरस्कार एवं दंड। यानी कार्य उत्पादन के आधार पर दिया जाने वाला पुरस्कार एवं दंड भी कार्यकर्ता को प्रभावित करता है।
अधिक उत्पादन के परिणाम स्वरूप मिलने वाला पुरस्कार अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे उत्पादन में वृद्धि होती है। कार्य न करने पर या त्रुटियां होने पर दंड की व्यवस्था भी कार्य करने एवं त्रुटियों न दोहराने के प्रति कार्यकर्ता को सजग करता है। यानी पुरस्कार प्राप्त करने की लालसा तथा दंड मिलने का भय दोनों ही उत्पादन को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं मनोबल। यानी यदि कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ा हुआ है तो वो कष्ट एवं थकान के होते हुए भी कार्य को पूरी लगन और निष्ठा से करता है। यदि मनोबल गिरा हुआ है तो उसे ज़्यादा थकान एवं नीरसता अनुभव होगी और जिसका प्रभाव उत्पादन पर पड़ता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कार्य से समन्वय। कर्मचारी का जो कार्य समन्वय स्थापित हो जाने से वो ज़्यादा कार्य करता है, लेकिन यह देखा जाता है कि नए कर्मचारी जब तक अपने कार्य के साथ समन्वय स्थापित नहीं कर पाते तब तक उत्पादन कम होता है। क्रैपलिन ने अपने प्रयोगों से ये स्पष्ट किया है कि कार्य के साथ समन्वय स्थापित न होने पर कर्मचारी का ध्यान ज़्यादा भंग होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं अवरोध। इसे कार्य करते समय अगर मानसिक अवरोध भी उत्पादन को प्रभावित करते हैं। बिल्स ने जो प्रयोग किए हैं उसमें हम देखते हैं कि कार्योत्पादन पर इन अवरोधों के प्रभाव को उन्होंने प्रकट किया है। उनके अनुसार मनुष्य बिना किसी रुकावट के निरंतर मानसिक कार्य नहीं कर सकता। मानसिक कार्य में कभी कभी 1 मिनट में ही 4 या 5 बार अवरोध आता है और अवरोध की स्थिति में कार्य करने वाले के मस्तिष्क की गति रुक जाती है तथा वह मानसिक कार्य नहीं कर पाता। अवरोध क्यों होता है इसके कारण तो निश्चित नहीं है, लेकिन यह होता है कि विभिन्न व्यक्तियों में इनकी जो स्थिति है वह अलग अलग पाई जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे सहयोग एवं विश्वास। कार्य जो व्यक्तियों के सहयोग से संपन्न किए जाते हैं उनमें परस्पर सहयोग एवं विश्वास की स्थिति भी कार्यकर्ता की भावनाओं को प्रभावित करती है। कर्मचारियों में सहयोग, विश्वास तथा मैत्रीपूर्ण संबंध उनके कार्य की गति पर अच्छा प्रभाव डालते हैं, जिससे उत्पादन बढ़ता है। विपरीत स्थिति होने पर उत्पादन की मात्रा व गुण दोनों पर ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो ये हमने देखे थे व्यक्तिगत कारक में मनोवैज्ञानिक कारण, जिसमें हमने देखा रुचि, प्रेरणा, पुरस्कार एवं दंड, मनोबल, कार्य से समन्वय, अवरोध, सहयोग एवं विश्वास। अब हम इसका दूसरा कारक देखते हैं। व्यक्तिगत कारक का दूसरा कारक शारीरिक कारक। शारीरिक कारकों से आशय ऐसे कारकों से है जो कार्यकर्ता के शरीर से संबंधित होते हैं तथा उत्पादन को प्रभावित करते हैं। इसमें हमने फर्स्ट पॉइंट लिया है स्वास्थ्य एवं क्षमता। तो कर्मचारी के शरीर के विभिन्न अंगों जैसे
हाथ पैर आँख कान आदि के स्वस्थ एवं शक्तिवान होने पर उसके काम पर प्रभाव पड़ता है। यदि कोई शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होता है तो वह अधिक काम करने में सफल होता है। कार्य की मात्रा शरीर की शक्ति से भी कम या ज़्यादा होती है। स्वस्थ लेकिन शक्ति की दृष्टि से कमज़ोर शरीर ज़्यादा कार्य नहीं कर पाता। तो शरीर की स्थिति का कार्य की मात्रा के साथ साथ कार्य के गुणों पर भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए हाथ पैर आँख कान के स्वस्थ एवं क्षमतावान होने पर कार्य उत्तम किस्म का होता है। नेक्स्ट है नींद। यदि व्यक्ति को नींद पर्याप्त मात्रा में नहीं मिली है या किन्हीं कारणों से वो उचित मात्रा में सोया नहीं है तो इससे कार्य के उत्पादन पर खराब प्रभाव पड़ता है तथा उत्पादन मात्रा एवं गुणों में कम एवं निम्न स्तर का होता है। उचित मात्रा में नींद मिलने पर मात्रा एवं गुणों की दृष्टि में उत्पादन में वृद्धि होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं तंबाकू का प्रयोग। यदि कार्यकर्ता के द्वारा किया जाने वाला तंबाकू का सेवन भी कार्य उत्पादन पर प्रभाव डालता है। प्रौढ़ एवं तंबाकू लेने के अभ्यस्त व्यक्तियों द्वारा इसका सेवन करने पर उनका उत्पादन बढ़ता है, लेकिन इसके सेवन के नौसिखिए द्वारा प्रयोग करने पर शारीरिक एवं मानसिक स्थिति असामान्य होने पर उनका कार्य उत्पादन गुण एवं मात्रा में कम होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं औषधि सेवन। हॉलिंगवर्थ के द्वारा यह प्रयोग किया गया था। उन्होंने यह कहा कि अगर व्यक्ति बहुत अधिक मात्रा में औषधियों का सेवन करता है तो उनके सेवन के द्वारा कार्य के उत्पादन पर प्रभाव पड़ेगा और कार्य का उत्पादन कम होगा। नेक्स्ट है उपवास। यदि कार्यकर्ता द्वारा किए जाने वाले उपवास उसके कार्य के उत्पादन को प्रभावित करते हैं। एक दिन का उपवास तो कार्य पर ज़्यादा प्रभाव नहीं डालता, लेकिन यदि एक से अधिक दिन का उपवास किया जाता है तो उससे कार्य उत्पादन कम होता है तथा उपवासों की संख्या बढ़ने के साथ साथ कमी होती जाती है। ग्लेज ने जो प्रयोग किए हैं उसके आधार पर उपवास के संबंध में किए गए प्रयोगों से इस बात की पुष्टि होती है और यह बात उल्लेखनीय है कि उपवास समाप्त करने पर कार्य उत्पादन का पुनः पूर्व स्तर पर आ जाता है। तो इस तरह से आज हमने व्यक्तिगत कारक देखे। व्यक्तिगत कारक में हमने 2 कारक देखे, मनोवैज्ञानिक कारक एवं शारीरिक कारक। अब इस नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पर्यावरणिक कारक और सामाजिक कारक। थैंक्स।